नमस्कार, आप सभी का हम अपने YouTube चैनल दिनेश राजवंशी पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही यूनिक वीडियो है क्योंकि एक विद्यार्थी ने हमें 300 क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं कि सर इनको भी आप सॉल्व करा दीजिए। तो हम वही 300 प्रश्न आपके स्क्रीन पर लेकर के हाजिर हो चुके हैं। ये बड़े ही कॉमन और यूनिक प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आप सभी विद्यार्थियों को आना चाहिए, इसलिए इन प्रश्नों को फौरी तौर पर और जल्दी से देख लीजिएगा। अगर नहीं आए, क्वेश्चन लगे कि आपको नहीं आ रहा, तो प्लीज़ नोटबुक में नोट जरूर कीजिएगा। लीजिए, आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिख रहा होगा। जल में लवण मिलाने पर, यानी जल में सॉल्ट मिलाने पर क्या होगा? क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, क्वथनांक में कमी आ जाती है, क्वथनांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या हिमांक में वृद्धि हो जाती है। क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट आपको याद होगा। तो जल में अगर हम लवण यानी नमक मिला दें तो क्या होगा? चारों ऑप्शन में से कोई एक आंसर है, आपने पहचान लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन है पहला विकल्प। ऐसे ही कुछ 50 प्रश्न आज पहले वीडियो में है। 6 वीडियो में हम ये 300 प्रश्न आपके कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है? तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। पहले प्रश्न का आंसर क्लियर हो गया होगा। क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। जल में अगर नमक यानी सॉल्ट मिला देंगे तो। देख पा रहे होंगे दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसका प्रश्न ये है और यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, तो ध्यान से देखिए। पहले प्रश्न, अगर प्रकृति यानी नेचर में यदि 3 समस्थानिक हाइड्रोजन के और 3 समस्थानिक ऑक्सीजन के हों तो पृथ्वी पर कितने प्रकार के जल के अणु हो सकते हैं? यहाँ पर गौर कीजिएगा। ये समस्थानिक यानी आइसोटोप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने ये आइसोटोप्स नहीं समझ में आ रहे हैं तो हमने एक वीडियो बना रखा है अपने चैनल पर, D2O भारी जल को लेकर के बनाया था। उसमें हमने समस्थानिक आइसोटोप्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। क्लियर है? और ये आंसर पहचानिए, 6, 9, 12 या 10 कितने प्रकार के जल के अणु बन सकते हैं? तो ध्यान से देखिए। अगर हमने 3 ये हाइड्रोजन के समस्थानिक ले लिए, 3 हमने ये लिए ऑक्सीजन के, तो आप गौर कीजिए, ये हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के तीनों के साथ जल बना सकता है। ये हाइड्रोजन का समस्थानिक फिर तीनों से बना सकता है। ये वाला समस्थानिक, ये आइसोटोप्स, ये भी तीनों के साथ बना सकता है। तो देख पा रहे होंगे कितने टिक लग गए हैं? 9। यानी आंसर कौन सा होगा? 9, बी विकल्प सही है। तो ये आप गौर रखिएगा, दूसरे प्रश्न का बी ऑप्शन। और ये वीडियो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे रहे हैं उसको ध्यान से देख लीजिए, तो आइसोटोप्स क्लियर हो जाएंगे समस्थानिक होते क्या हैं। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से जीव जंतुओं के आवास होते हैं, यानी हैबिटेट आवास होते हैं स्थल पर, जल में, वायु में, उपरोक्त सभी। राइट ऑप्शन पहचान चुके होंगे, डी विकल्प, यानी उपरोक्त सभी में ये निवास या आवास या हैबिटेट होते हैं। 4 प्रश्न आप देख पा रहे होंगे ध्यान से। एक अच्छे आवास निर्माण आमुख को प्रभावित करने वाला कारक, यानी हैबिटेट को इफेक्टेड करने वाला कारक, सूर्य का भ्रमण चक्र, वायु की दिशा, ग्रह स्वच्छता, उपरोक्त सभी। तो 4 प्रश्न का आसान आंसर है डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 5, एक बेहतर आवास में बरामदा निम्न में से किस ओर खुलना चाहिए? ये एनवायरमेंट पर्यावरण के दृष्टिगत हैं ये प्रश्न, या टारगेटेड हैं एनवायरमेंट को लेकर के। तो ध्यान से, एक बेहतर आवास को बरामदा निम्न में से किस ओर खुलना चाहिए? रसोई घर की ओर, शयन कक्ष की ओर, अतिथि कक्ष की ओर, या शौचालय की ओर? ऑप्शन दिख रहा होगा बी विकल्प, अतिथि कक्ष की ओर ये बरामदा खुलना चाहिए। एक बेहतर जो हैबिटेट होता है, आवास होता है, आप अपने घर से तुलना कर सकते हैं। 6 प्रश्न ध्यान से देखिएगा। राजस्थान में बनाए जाने वाले मिट्टी के घरों में उनकी छतों को बनाने के लिए आवश्यक सामग्री पत्थर, लकड़ी, कटीली झाड़ियाँ या सीमेंट की ईंटें? तो ध्यान से देखिए, राजस्थान में जो हैबिटेट हमने सीटेट के एनवायरनमेंट में कराया था कि इसकी जो छतें हैं, रूफ है जो, वो कटीली झाड़ियों के द्वारा बनाई जाती है, यानी बी ऑप्शन सही है 6 प्रश्न का। अगला प्रश्न 7 आपकी स्क्रीन पर, फूल गोभी यानी कॉलीफ्लावर को खाने योग्य भाग कौन सा है? यानी कॉलीफ्लावर या फूल गोभी है, उसका कौन सा पार्ट हम खाते हैं? फल, पुष्प, कलिका या पुष्पक्रम? तो 7 प्रश्न का राइट ऑप्शन ध्यान से नोट कीजिएगा। ये जो पुष्प क्रम है, डी विकल्प, यही खाते हैं हम, ना कि कलिका खाते हैं, ना फल ना पुष्प। तो राइट ऑप्शन क्या है? डी विकल्प। अगला प्रश्न 8 आपकी स्क्रीन पर, विश्व में सर्वाधिक भेड़ें किस देश में पाई जाती हैं या पाली जाती हैं? 8 प्रश्न सिंपल है, पहचान चुके होंगे देखते ही, बी विकल्प, ऑस्ट्रेलिया। सर्वाधिक ऊन, वूलन का उत्पादन भी ऑस्ट्रेलिया करता है। अगला प्रश्न 9 आपकी स्क्रीन पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस मिट्टी में कृषि यानी एग्रीकल्चर के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है? यानी हम बगैर इरिगेशन, बगैर सिंचाई के हम कृषि कर सकते हैं। कौन सी सॉइल में?
काली, लाल जलोढ़ या लेटेराइट। राइट ऑप्शन इसका नोट कीजिएगा पहला विकल्प। ब्लैक सॉइल में हम बिना इरिगेशन या सिंचाई के भी कृषि कर सकते हैं, आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 10। संचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? जो कम्युनिकेशन मीडियम है उनका प्रमुख कार्य क्या है? सूचना संग्रह और प्रसार करना, सूचना विश्लेषण करना, सामाजिक ज्ञान व मूल्यों का संप्रेषण करना। डी ऑप्शन आते ही आंसर पहचान चुके होंगे कि उपरोक्त तीनों कथन सही हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 11। रिकेट्स प्रायः होता है, टिक लगा हुआ है, बच्चों का रोग है। पहचान चुके होंगे रिकेट्स यानी सूखा रोग, तो 11 का पहला विकल्प। अगला 12 प्रश्न। 1952 में प्रथम बार निम्न में से राजस्थान के किस जिले से राजकीय बस सेवा प्रारंभ की गई थी? ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है लेकिन आया था प्रश्न, इसलिए ये मेंशन है। तो 12 का राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा। टोंक नामक जिले से ये राजकीय बस सेवा राजस्थान में प्रारंभ की गई थी 1952 में पहली बार राजकीय बस सेवा। क्लियर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 13। हमारे शरीर का जल की मात्रा, हमारे शरीर में जो वाटर है उसकी मात्रा कितनी होती है? राइट ऑप्शन ध्यान से नोट कीजिएगा। 13 प्रश्न का राइट ऑप्शन है 70%। लगभग 70% पार्ट हमारे बॉडी में वाटर का होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 14 आपको दिख रहा होगा। निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन के समय शरीर में कम हो जाता है। क्या कम हो जाता है? सामान्यतः आपको पता होगा जल कम हो जाता है, लेकिन ऑप्शन में हम देखेंगे तो जल ऑप्शन है ही नहीं। देखिएगा कौन सा तत्व कम हो जाता है। चारों विकल्प आ गए होंगे आपकी स्क्रीन पर, ए, बी, सी और डी। ध्यान से देखिए कौन सा तत्व कम हो जाता है। तो राइट ऑप्शन इसका नोट कीजिएगा, बी ऑप्शन सही है। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl कम हो जाता है। याद रहेगा, निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन के समय जल के साथ साथ कौन सा तत्व कम हो जाता है? NaCl। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट है, ये आए हुए प्रश्न हैं। चावल में अगर पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाएगा? अगर चावल पॉलिश कर दिए जाएं, चमका दिए जाएं, तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है या कौन सा तत्व नष्ट हो जाता है? ऐसे भी प्रश्न आ चुका है। तो A, B, C, D चारों विकल्प आपकी स्क्रीन पर हैं। राइट ऑप्शन 15 प्रश्न का डी ऑप्शन, थायमिन यानी विटामिन ए नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न 16। विटामिन की खोज या विटामिन शब्द किसने दिया? राइट ऑप्शन पहचान चुके होंगे, सी ऑप्शन, कैसिमीर फंक महोदय ने विटामिन शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 17। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है यानी स्टोर रहता है? सिंपल प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम कह रहे हैं एक बार पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ये 300 जो सीरीज करनी है हमें कंप्लीट। विटामिन स्टोरेज रहता है लीवर में, ए, बी, सी और ई, ये आपकी स्क्रीन पर चारों विकल्प हैं। 17 प्रश्न का राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, विटामिन ए लीवर में स्टोर किया जाता है मानव शरीर के द्वारा। अगला प्रश्न है 18। सूर्य की सहायता से विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ होता है? यानी हमारा बॉडी सूर्य यानी सनरेज की मौजूदगी में विटामिन डी कहाँ पर बनाता है? यकृत में, त्वचा में, आमाशय या हृदय में? राइट ऑप्शन सिंपल है इसका आंसर, सी विकल्प। विटामिन डी त्वचा में यानी स्किन पर बनता है, इसलिए माताओं बहनों को देखा होगा सुबह सुबह मालिश की जाती है सूर्य की रोशनी में बच्चे की, जिससे क्या हो जाए? विटामिन डी का संश्लेषण अच्छे से हो जाए। अगला प्रश्न 19 आपकी स्क्रीन पर है। किस स्थान पर महाकुंभ मेला आयोजित नहीं होता है? नासिक, उज्जैन, अयोध्या, हरिद्वार। ऑप्शन देखते हुए आंसर दिख गया, अयोध्या। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, यहाँ महाकुंभ नहीं होता है। नासिक गोदावरी के किनारे है, यहाँ पर महाकुंभ होता है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है, यहाँ पर भी महाकुंभ होता है। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है, यहाँ भी महाकुंभ आयोजित होता है। अगला प्रश्न 20 आंसर लगा हुआ है, पुष्कर मेला। ध्यान रखिए, अजमेर। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? भारत के किस शहर में? राजस्थान के अजमेर में। अगला प्रश्न 21। निम्न में से यातायात के साधन है, देख पा रहे होंगे, रेल, वायु, जल, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन ही सही है, टिक लगा हुआ है। अगला प्रश्न 22। भारत में प्रथम रेल कब चली? ये आपको पता होना चाहिए था, 1853। पहला विकल्प इसका सही है। भारत में पहली बार रेल कब चली थी? 1853 में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 23। प्रथम बार रेल किन स्थानों के मध्य चली थी? इसका बी ऑप्शन सही है, मुंबई से ठाणे के बीच। याद रखिए 1853 में भारत में पहली बार रेल मुंबई से ठाणे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 25। भारत में सड़कों की कुल लंबाई का कितने प्रतिशत लंबाई राजमार्गों द्वारा होता है? यानी सड़क जो है, हम की जो सड़कें हैं उसमें अगर राजमार्ग
स्टेट जो हाईवे हैं उनका देखें तो कितना परसेंटेज भाग होता है, 25 प्रश्न का सी ऑप्शन, केवल 2% राजमार्गों की लंबाई है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है 26, ध्यान से देखिएगा, थोड़े से तिरछे जरूर हैं, स्टूडेंट ने स्कैन करके भेजे हैं हमें, तो ये आपको देखना होगा। सहकारिता की प्रथम पाठशाला किसे माना जाता है? कोऑपरेशन की प्रथम जो एजुकेशन मिलती है पाठशाला किसे मान सकते हैं? परिवार, जिला, गांव या राज्य? टिक लगा हुआ ही ऑप्शन सही है, परिवार को सहकारिता की प्रथम पाठशाला माना जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 27, बालक के सामाजिकरण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका होती है? यहाँ विद्यालय की, सार्वजनिक संस्था की, सार्वजनिक स्थल की या डी ऑप्शन सभी की? तो सोशलाइजेशन सभी करते हैं, चाहे समाज हो, विद्यालय हो या सार्वजनिक संस्था हो, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है। 28 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण का उत्तरदायित्व किस पर है? जो सार्वजनिक संपत्ति है हमारी, किस पर उसका उत्तरदायित्व है? तो आपको दिख रहा होगा सी ऑप्शन, नागरिक एवं सरकार दोनों पर है। ह्यूमन राइट आपको और ह्यूमन ड्यूटी मिली हुई हैं, इसलिए नागरिक कर्तव्य है आपका, अगर आपको अधिकार मिला हुआ तो कर्तव्य भी हमारे संविधान ने हमें दिए हैं, यानी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा का दायित्व प्रत्येक नागरिक और गवर्नमेंट दोनों का होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 29, निम्न में से किसका कथन है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? सिंपल कोड है ये, लेकिन बार बार प्रश्न में पूछ लिया जाता है, तो 29 प्रश्न का आंसर नोट कीजिएगा, बी ऑप्शन टिक लगा हुआ है, अरस्तु महोदय का ये कोड है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। 30 प्रश्न, सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला की संज्ञा निम्न में से किसे दी जाती है? अभी आंसर देखा था, परिवार को, यानी सोशलाइजेशन की पहली शिक्षा माता पिता यानी परिवार से मिलती है। 31 प्रश्न, पारिवारिक संबंधों को मजबूत किया जा सकता है? चारों विकल्प ध्यान से देखिएगा, परिवार में जो रिलेशन है उनको मजबूत कब किया जा सकता है? जब आपसी मतभेदों को दूर किया गया हो, यानी आपसी मतभेद दूर कर लीजिए, परिवार में जो बॉन्डिंग है बहुत मजबूत हो जाएगी, तो पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है 32, निम्न में से एकल परिवार का एक गुण है बताया गया है, 4 विकल्पों में से कौन सा है? तो देखिएगा इसका सी ऑप्शन सही है, व्यक्तित्व का विकास एकल परिवार का सबसे अच्छा गुण है इन चारों विकल्पों में से। आपने सीटेट और यूपी टेट के सिलेबस में देखा होगा, परिवार जैसा टॉपिक जुड़ा रहता है तो ऐसे ही प्रश्न उसमें कभी कभार बन जाते हैं, जैसे अभी ये चल रहे हैं। 33 प्रश्न को देख पा रहे होंगे, निम्न में से कौन संयुक्त परिवार यानी ज्वाइंट फैमिली का गुण नहीं है? राइट ऑप्शन पहचानिएगा। 33 प्रश्न का राइट ऑप्शन है सी विकल्प, आलस्य का अभाव, ये आपका गलत है, गुण नहीं है। कृषि व्यवस्था में उपयुक्त है ये परिवार, शासन व्यवस्था का एक छोटा सा स्वरूप है, श्रम विभाजन की सुविधा भी है संयुक्त परिवार में, लेकिन आलस्य का अभाव ये आपका गुण नहीं है। अगला 34 आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से परिवार किसका एक संघ है? निम्न में से परिवार किसका एक संघ है? चारों विकल्प ध्यान से देखिएगा, हम आंसर बताते हैं। 34 प्रश्न का राइट ऑप्शन है बी विकल्प, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति का। परिवार में क्या होती हैं? हमारी दैनिक आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा 35, निम्न में से सामाजिक जीवन का आधार क्या है? निम्न में से सामाजिक जीवन का आधार क्या है? राइट ऑप्शन ध्यान से नोट कीजिएगा, 35 प्रश्न का डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी, यानी अनुशासन, सहिष्णुता और सहयोग, ये आपके तीनों गुण या जीवन के आधार हैं समाज के। निम्न में से किस रूप में किसी व्यक्ति की मनोदशा पर पारिवारिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है? 36 प्रश्न को ध्यान से समझिए, किस रूप में किसी व्यक्ति की मनोदशा पर पारिवारिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है? राइट ऑप्शन 36 का नोट कीजिएगा, डी ऑप्शन, यानी सभी, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, चारित्रिक विकास, मनोदशा का प्रभाव सभी पर देखा जाता है, चाहे वो चरित्र हो, शरीर हो या मानसिक स्थिति हो। 37 प्रश्न, निम्न में से परिवार का प्रकार है? परिवार का प्रकार पितृवंशी, निम्न निवास स्थल या विवाह पद्धति, और डी ऑप्शन कह रहा है ये सभी। तो 37 प्रश्न का डी ऑप्शन ही है, विवाह पद्धति के आधार पर परिवार बांटे जा सकते हैं, और पितृ के आधार पर बांटे जा सकते हैं, और निवास स्थल के आधार पर भी बांटे जा सकते हैं। 38 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, परिवार निर्माण का दायित्व होता है? परिवार निर्माण यानी कौन करता है? पुत्र का, पत्नी का, पति का या पति और पत्नी का? तो 38 प्रश्न का राइट ऑप्शन आपने पहचान लिया होगा, डी ऑप्शन, यानी पति और पत्नी, 2 व्यक्ति चाहिए, मेल और फीमेल, तभी आपका फैमिली कंस्ट्रक्ट की जा सकती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 39, समाज निम्न में से किस पर आश्रित है? तो समाज, सोसाइटी किस पर बेस है, आश्रित है? व्यक्ति, देश, शहर या युवा?
39 प्रश्न का राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, व्यक्ति। समाज किस पर निर्भर है या आश्रित है? व्यक्ति पर। जब समाज में व्यक्ति ही नहीं होगा तो क्या करेगा, कौन बनेगा समाज? तो समझ पा रहे होंगे, ए ऑप्शन ही सही है। अगला प्रश्न 40 आपकी स्क्रीन पर है। आदि मानव, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए, प्रश्न आ गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पाला यानी अपने पालतू पशु के रूप में अपनाया? राइट ऑप्शन नोट कर लीजिए, बी ऑप्शन। जब आदि मानव था तो कुत्ते को उसने सर्वप्रथम पालना प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है 41। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ पर बसे थे यानी हैबिटेट के लिए उन्होंने अपना स्थान चुना था? राइट ऑप्शन पहचानिएगा, इन चारों विकल्पों में से पहला विकल्प सही है, सप्त सैंधव प्रदेश यानी सिंधु के आसपास जो 7 नदियां हैं उन नदियों के क्षेत्रों को आर्य ने अपना निवास स्थान चुना था। तो 41 का ए विकल्प है। अगला प्रश्न 42 आपकी स्क्रीन पर है। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी? चावल, जौ, गेहूं, ये सभी। ध्यान से, इस प्रश्न का इतिहास से संबंध है यानी पहली क्रॉप जो मानव ने पहली बार उपयोग में लाई है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहली फसल जो मानव ने उगाई थी वो जौ थी, और पहली फसल जब उगाई है तो यही तो मानव उपयोग करेगा। यानी पहली फसल उगाई कौन सी है? जौ, तो उपयोग कौन सी फसल करेगा? जौ ही उपयोग करेगा। ये उगाएगा किस लिए? अपने पेट पूजा के लिए। तो आंसर कौन सा है? बी ऑप्शन। याद रखिएगा 42 का बी ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 43। एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किसके समय में हुआ? एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किसके समय हुआ है? डी ऑप्शन नोट करिए, राष्ट्रकूट। ये बहुत बार प्रश्न आया है 43 का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 44। महाबलीपुरम के रथ मंदिर जो रथ टेम्पल का निर्माण किसने करवाया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पहला विकल्प ही सही है, नरसिंह वर्मन प्रथम। 44 का ए ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 45। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया है, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न ध्यान रखिए 46। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर विस्तृत है? तो इसका सी ऑप्शन 71% भाग पर जल यानी वाटर बॉडी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 47। देख पा रहे होंगे, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है सभी। सबसे बड़ा महासागर ओशियन कौन सा सबसे बड़ा है? राइट ऑप्शन पहचान चुके होंगे, पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 48। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा वाटरफॉल पूछा है। राइट ऑप्शन आपको दिख गया होगा, क्लास में भी बता चुके हैं हम। 48 का डी ऑप्शन एंजल जलप्रपात है, वेनेजुएला देश में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, कैरो नदी पर स्थित है। ये डिटेल आपने ध्यान से सुन ली होगी, नोट कर लीजिएगा। एंजल जलप्रपात कैरो नदी पर स्थित है, वेनेजुएला देश में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? यानी राइस प्रोडक्शन में विश्व में सबसे पहला देश कौन सा है? तो 49 प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी चाइना विश्व में सर्वाधिक चावल यानी राइस प्रोडक्शन करता है। अगला प्रश्न 50 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा है? चाय का सर्वाधिक प्रोडक्शन कौन सा देश करता है? राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, भारत देश। पहला आंसर इसका सही है। ये आपका 50 प्रश्न हमने अब करा दिया है और इसके आगे कल आपका वीडियो हम लेकर के आएंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। अब बात करते हैं कल के कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न की, जो हमने आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा था। आप सभी विद्यार्थियों ने कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भेजा है, तो देखिएगा सबसे पहला कमेंट दिख रहा है सोनाली कुशवाहा जी का। थैंक यू सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक्स सोनाली जी। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था सिख गुरु 10वें गुरु गोविंद सिंह के बारे में, तो ये काफ़ी विद्यार्थियों ने हमें लिख करके भेजा है। तो देखते हैं एक एक कॉमेंट को और इस प्रश्न को एक्सप्लेन करते हैं। जो हमने पूछा था सिख धर्म के 10वें गुरु के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान कीजिए, तो आप सभी ने लिख करके हमें भेजा हुआ है ये डाटा। देखिएगा एक कमेंट दिख रहा है जो अच्छा शॉर्ट है लेकिन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है उतने कमेंट में। रीमा राजपूत जी ने 10वें गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना साहिब, यो बिहार की राजधानी पटना है, वहीं पटना साहिब में हुआ था। ये 9वें गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। ये सिख समुदाय को सैनिक निर्माण करते हुए इन्होंने क्या, खालसा पंथ की स्थापना की थी। इन्होंने 5 ककार चलाए हुए थे, केस, कंघा, कृपाण, कच्छा, कड़ा। ये इसलिए चलाए थे जिससे ये अपनी रक्षा दुश्मनों से कर सकें।
गुरु गोविंद सिंह जी एक योद्धा और कवि, नेता और भक्ति भी करते थे, या एक जो स्पिरिचुअल लीडर थे, आध्यात्मिक नेता थे। तो रीमा राजपूत जी का छोटा कमेंट जरूर है, लेकिन एक्सप्लेन बहुत अच्छा किया है। और देख पा रहे होंगे कमेंट सोनाली कुशवाहा जी का विस्तृत जानकारी के साथ भेजा हुआ है। ये सिख समुदाय के 10वें गुरु का डिटेल। गुरु गोविंद सिंह का जन्म लिखा हुआ है पौष शुक्ल सप्तमी संवत 1723 विक्रमी तदनुसार 22 दिसंबर 1666, विक्रम संवत के अनुसार 1723 और हमारे नॉर्मल ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर 1666। 10वें गुरु अंतिम गुरु थे, यानी इस गुरु के बाद गुरु पद समाप्त कर दिया गया था, खालसा पंथ की स्थापना कर दी गई थी। श्री गुरु गोविंद जो गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के उपरांत 11 नवंबर 1675 में 10वें गुरु बने थे। आप एक महान योद्धा, चिंतक, कवि, भक्त और आध्यात्मिक नेता थे। 1699 में बैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। उन्होंने अन्याय, अत्याचार, पापों को खत्म करने के लिए, गरीबों की रक्षा के लिए मुगलों के साथ 14 युद्ध लड़े हैं गुरु गोविंद सिंह जी ने। धर्म के लिए समस्त परिवार का बलिदान किया था उन्होंने, और जिसके लिए उन्हें सरवंशदानी यानी पूरे वंश का दानी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जनसाधारण में वे कलगीधर, दशमेश, बांजावाले आदि कई नामों उपनाम से जाने जाते हैं गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जहां विश्व की बलिदानी परंपरा में अद्वितीय थे, वहीं वे स्वयं एक महान लेखक, मौलिक चिंतक, संस्कृत सहित अन्य भाषाओं के ज्ञाता भी थे। उन्होंने स्वयं कई ग्रंथों की रचना की है। वे विद्वानों के संरक्षक थे। उनके दरबार में 52 कवियों तथा लेखकों की उपस्थिति रहती थी, इसीलिए उन्हें संत साहिब या संत सिपाही कहा जाता था। वे भक्ति शक्ति के अद्वितीय संगम थे। ये सोनाली कुशवाहा जी का डिटेल है। पूजा व्यास जी का भी डिटेल देख पा रहे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल पूजा व्यास जी ने प्रदान की है सिख गुरु 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। सुपर क्लास सर जी, थैंक्स पूजा व्यास जी, शुक्रिया व्यास जी। आपका आंसर हमें मिलता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है आप सभी विद्यार्थियों से। आप ऐसे ही हमें कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न का आंसर प्रदान करते रहिए। शिवानी गुप्ता जी का भी आपको आंसर दिख रहा होगा। शिवानी गुप्ता जी ने डिटेल प्रदान की है, जो हमने कल कमेंट बॉक्स का प्रश्न पूछा था। आप सभी का शुक्रिया प्यारे विद्यार्थियों। आर्ट वाई प्रगति जी आप कह रही हैं आज शाम तक क्लास लेंगे। कोई बात नहीं प्रगति जी, जब टाइम मिले पढ़िएगा, बस हमें आपका उद्देश्य ये है आप तक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहुँचें। क्लियर है? जब आपको टाइम मिले तब आप वीडियो अटेंड कीजिए और उसके आंसर प्रदान कीजिए। क्लियर है? तो ये देखिएगा, ये कमेंट बॉक्स के प्रश्न आज हो चुके हैं। अब बात करते हैं आज के कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न की, यानी आज आपको किस प्रश्न का उत्तर भेजना है। ध्यान से देखिए, आज हमें एक प्रश्न मिला है आज के वीडियो में, समस्थानिक देखे थे ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन के, तो उसी से रिलेटेड हमने एक वीडियो सजेस्ट किया है, जिसका बॉक्स में हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप सर्च कर सकते हैं। प्रश्न है भारी जल क्या है? भारी जल क्या है? D2O। इसका प्रयोग किस में किया जाता है? इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लोर करना है। भारी जल क्या है और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है D2O का? जो वीडियो हमने सजेस्ट किया है अपने ही चैनल में पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहां से आप पढ़ करके या अदर बुक्स से भी पढ़ करके आप हमें कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर जरूर प्रदान करेंगे, ऐसी हमें आशा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।